कहानी एक अंधेरी और गंदी डंजन के अंदर शुरू होती है। वहाँ हमारा लड़का रायन सरमन दीवार से चेंट पड़ा है और उसके साथ सिर्फ मजे के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। उसका शरीर इतना पीटा और टूटा हुआ है कि लगभग हर जगह से खून बह रहा है। इस दर्द की वजह केवल एक आदमी है, लॉर्ड सांस स्पार्टन, वही मॉन्स्टर जिसने उसके शक्तिशाली परिवार को बर्बाद कर दिया। रयान इस नाइटमेयर में कैसे फंसा? कारण बहुत सीधा था। सरमन फैमिली का हर सदस्य जन्म से ही ग्रेट पावर इनहेरिट करता था, लेकिन सबसे छोटे प्रिंस ने अपने माता पिता से बिल्कुल नथिंग पाया। जब सांस उस परसिस्टेंट बग पर गुस्से में चिल्लाता है जो मर ही नहीं रहा, हमारा प्रिंस उससे अपनी सफरिंग खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन सफेद बालों वाला वह शख्स कहता है कि उसे उसकी बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसने बहुत पहले ही रयान की टंग उखाड़कर फेंक दी थी। कुछ देर बाद लॉर्ड सांस सुरमन फैमिली को नष्ट करने की 3rd एनिवर्सरी के दिन अपना फन खत्म करके कैजुअली डंजन से बाहर चला जाता है। अब अकेला पड़ा रयान अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि उस दिन को पूरे 3 इयर्स गुजर चुके हैं। उसका परिवार मानवता की वैनगार्ड सेना था। वे डार्क जोन की सीमा पर खड़े होकर मॉन्स्टर्स का सामना करते थे। डार्क जोन एक रहस्यमय जगह है जहां से लगातार मॉन्स्टर्स निकलते रहते हैं। इसी कर्तव्य की वजह से सरमन फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट की 5 नोबल फैमिलीज में सबसे स्ट्रांग मानी जाती थी। लेकिन एक दिन रयान के पिता और बड़े भाई बिना कोई निशान छोड़े अचानक डिसअपियर हो गए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, और वहीं से उनके पतन की असली शुरुआत हुई। अराजकता के उस दौर में सैंस ने पूरे परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसका असली उद्देश्य सरमन फैमिली का ड्रैगन ब्लड था, वह विशेष आशीर्वाद जो केवल सच्चे वंशजों को मिलता है। यही ब्लेसिंग उन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है कि वे बचपन में ही 7th रैंक आर्च मेजेस बन जाते हैं और सिर्फ 15 साल की उम्र में स्वॉर्ड मास्टर्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पूर्व डीमन लॉर्ड आर्किन का कर्स उस ब्लेसिंग को पूरी तरह खत्म कर सकता है। यह श्राप हर कुछ सदियों में केवल एक ही बच्चे को प्रभावित करता है, और बदकिस्मती से वही बच्चा रयान था। इसी वजह से वह न तो तलवार चलाना सीख पाया और न ही कोई मैजिक इस्तेमाल कर पाया। वहां अकेले बैठे हुए वह अपनी बेबसी पर रो पड़ता है, वही बेबसी जिसने पार्टन फैमिली को उसके घर को इतनी आसानी से नष्ट करने दिया। और उससे भी भयानक बात यह कि उस पागल लॉर्ड ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूरे 3 साल तक उस पर लगातार टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए। अब वह इतनी थक चुका है कि उसे गुस्सा तक नहीं आता। उसे महसूस होता है कि मौत धीरे धीरे उसके करीब आ रही है, इसलिए वह चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि आखिरकार शांति से मर सके। लेकिन दुनिया की शायद और ही योजनाएं थीं। रयान फिर से आंखें खोलता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा है। कोई उसे यंग मास्टर कहकर पुकार रहा है। वह चौंक जाता है जब देखता है कि उसकी मेड एंड केयरटेकर कॉलिन उसके सामने जिंदा खड़ी है। जैसे जैसे बात समझ आ रही होती है, वह तुरंत उसे मिरर लाने का आदेश देता है। शीशे में अपने ही कम उम्र वाले रूप को देखकर वह एक बार फिर स्तब्ध रह जाता है। वह उससे पूछता है कि यह कौन सा साल है। जब कॉलिन वर्ष की पुष्टि करती है, रयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि वह किसी तरह वापस अपने 12 साल की उम्र में लौट आया है। तुम समझ रहे हो ना ब्रो, ये कोई साधारण बात नहीं है। और यहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होती है। ये उसकी जिंदगी का कोई सामान्य समय नहीं था। यह वही वर्ष था जब सब कुछ टूटना शुरू हुआ था और पार्टन फैमिली ने अपनी चालें चलनी शुरू की थी। जब उसे गोल्डन लॉर्ड के अंतिम शब्द याद आते हैं जिनमें उसने उसकी इच्छा पूरी करने की बात कही थी, तो सब कुछ साफ हो जाता है। उसी समय एक गरिमामय व्यक्ति, जिसे उसके अचानक गिर पड़ने की खबर मिली थी, कमरे में प्रवेश करता है। कॉलिन तुरंत झुककर प्रणाम करती है। रयान उसे देखते ही पहचान लेता है। वह है अलेहांद्रो, उसके परिवार के सम्मानित नाइट कमांडर। कमांडर कहते हैं कि राजकुमार की कमजोर हालत की वजह से आज उसे आराम करने की अनुमति दी जाएगी। कॉलिन तुरंत बोल पड़ती है कि उसने पहले ही सबको चेतावनी दी थी कि ऐसा होगा, लेकिन दोनों को झटका तब लगता है जब रयान शांत स्वर में कहता है कि वह पूरी तरह ठीक बल्कि पीक कंडीशन में है। वह तुरंत पूछता है कि आज की ट्रेनिंग में वे क्या करने वाले हैं। अलेहांद्रो हैरान होकर बताता है कि आज का पार्ट फुटवर्क पर केंद्रित है। वह खुद बुदबुदाता है, क्या यह सच में वही सबसे छोटा राजकुमार है? रयान अपनी ट्रेनिंग स्वॉर्ड उठाता है और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहता है कि इस पर कोई शक नहीं, वही रायन सुरमन है। आडॉन में झेली गई क्रूर पीड़ा और वहां कमाई गई शक्ति के साथ अब वह पूरी तरह तैयार है, चाहे उसके सामने कोई भी चुनौती क्यों न फेंकी जाए, क्योंकि यह उसका एकमात्र मौका है सब कुछ ठीक करने का और उस पेल पार्टन पैरासाइट से अपना हिसाब बराबर करने का। हमारा हीरो अपना स्टेटस चेक करता है और यह देखकर राहत महसूस करता है कि उसकी स्किल्स पूरी तरह बेकार नहीं है। उसे अपना SS रैंक कर्स भी वहीं छुपा हुआ मिल जाता है। उसी समय अलेहांद्रो अंदर आते हैं और बताते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रयान तुरंत स्टेटस स्क्रीन बंद करता है और उनके साथ बाहर की ओर बढ़ जाता है। वे दोनों अरीना पहुंचते हैं, जहां एक गॉब्लिन
अखाड़े के बीचों बीच एक गॉब्लिन जंजीरों में बांधा हुआ तड़प रहा है, मानो कोई पागल ग्रेमलिन हो जो अपनी पूरी जान से चीख रहा हो। जैसे ही वह रयान को देखता है, पूरा राक्षसी क्रोध उस पर फेंक देता है और उसकी ओर झपट पड़ता है, लेकिन जंजीरें उसे जोर से पीछे खींच लेती हैं। वातावरण में तनाव बढ़ जाता है और कॉलिन घबराकर नाइट कमांडर से विनती करती है कि इस पागलपन को रोका जाए, क्योंकि यंग मास्टर की हालत ऐसी नहीं कि उसे ऐसे डरावने हालात में डाला जाए। रयान समझता है कि कॉलिन उसकी ही भलाई चाहती है, क्योंकि कल तक तो वह राक्षसों के पास खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब वह खुद को सख्त करता है और मन ही मन कहता है कि अब उसे सब समझ आ गया है और अब उसे वही करना है जो उसे करना चाहिए। सिस्टम लगातार चेतावनी दे रहा है कि आर्किन्स कर्स फिर से सक्रिय हो रहा है, वही श्राप जो राक्षसों को उसके लिए जीवित दुस्वप्न बना देता है। स्टेटस स्क्रीन की ओर देखते हुए वह आखिरकार समझता है कि यह श्राप वास्तव में करता क्या है। वह एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालता है। अलेहांद्रो कहता है कि आज के लिए वह आराम कर सकता है, लेकिन रयान शांत और दृढ़ आवाज में कहता है कि वह अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ और आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह कदम बढ़ाता है, गॉब्लिन बिजली की तरह झपटता है। उसकी एक तीखी चोट रयान को चौंका देती और वह डर की वजह से पीछे फिसल जाता है, लेकिन वह खुद को रोकने के लिए जोर लगाता है। वह अपने ही दिमाग को डांटता है, ये सिर्फ एक बदबूदार गॉब्लिन है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वह एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है। उसे महसूस होता है कि यह गॉब्लिन उन दबावों के सामने कुछ भी नहीं जो उसे आदोन में लॉर्ड की मौजूदगी से महसूस होती थी। उसकी मात्र उपस्थिति उसे पत्थर की तरह जड़ कर देती। उसकी तुलना में यह छोटा सा कमजोर जीव तो सिर्फ वार्म अप है। रयान अपनी तलवार ऊंची उठाता है और एक ही वार में उसे गॉब्लिन के सिर पर जोरदार थंक के साथ मार देता है। एक साफ संतुष्ट करने वाला। नाइट कमांडर और कॉलिन दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं, मुंह खुले, जैसे विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि उन्होंने क्या देखा। सिस्टम उसे सूचित करता है कि सिस्टम फिर से उसे बताता है कि उसने कर्स को दबाकर उसकी पकड़ कमजोर कर दी है। रयान अपने हाथ में पकड़ी हुई दरारी पड़ी तलवार को घूरता है और फर्श पर कांपते हुए गॉब्लिन को भी। अगला संदेश पॉपअप होता है। अब उसे मॉन्स्टर से डर महसूस नहीं होगा। वह कुछ पल वहीं खामोश खड़ा रहता है, इस बात को समझते हुए। फिर वह शांत और दृढ़ स्वर में अलेहांद्रो की ओर मुड़कर आदेश देता है, मुझे एक रियल सोर्ड ला कर दो। नाइट कमांडर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है और कॉलिन का तो मानो चक्कर आने वाला हो। रयान उसे एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है और उस मुस्कान में कुछ ऐसा होता है कि वह बूढ़ा अनुभवी नाइट खुद शर्मा जाता है। उसे एहसास होता है कि यंग मास्टर अब सच में एक अल्फा मेल बन रहा है। जैसे ही रयान गॉब्लिन की तरफ दोबारा देखता है, वह राक्षस कांपने लगता है, मानो उसे पता हो कि अब उसका अंत तय है। रयान बिना किसी दया के तलवार घुमाता है और एक ही साफ वार में उस बेचारे जीव की पीड़ा खत्म कर देता है। अलेहांद्रो कॉलिन से कहता है, ध्यान से देखो, हम हाउस सुरमान के अगले मुखिया के उदय के साक्षी बन रहे हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद रयान बाहर जाता है और चेहरे पर ठंडा पानी मारकर खुद को स्थिर करता है। आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हुए वह राहत महसूस करता है कि स्टेटस और सिस्टम ने उसे श्राप का एक हिस्सा तोड़ने में मदद की। वह सिंक पर दोनों हाथ पटकता है, उत्साहित होते हुए, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास ग्रो करने की जगह है और भीतर छुपी वास्तविक क्षमता अनलॉक होने का इंतजार कर रही है। लेकिन उसका मूड अचानक खराब हो जाता है, क्योंकि उसे मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स बेहद कम हैं। वह खुद से बड़बड़ाता है कि अगर यही हाल रहा तो ठीक से लेवल बढ़ाने के लिए उसे लाखों गॉब्लिन्स यूनल अलाइव करने पड़ेंगे। उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वह खुद से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी और मजबूत बनना होगा, उस मनहूस दिन के आने से पहले जिस दिन हाउस सरमैन पर विनाश टूट पड़ने वाला है। कम से कम एक बात तो पक्की हो गई है, कर्ज पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है और यह श्राप टूट भी सकता है। सिस्टम को घूरते हुए रयान खुद से कहता है कि इस मौके को वह किसी भी हाल में बर्बाद नहीं करेगा। अब हम लोर मोड में उतरते हैं। हाउस सुरमान की वर्तमान हालत तबाह है। उसके पिता और बड़े भाई 2 साल से भी ज्यादा समय से गायब है। हालांकि रयान कमजोर है, फिर भी परिवार में उसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसी वजह से दुश्मन अभी तक कोई सीधा कदम नहीं उठा पाया। अचानक रयान हवा में मुक्का मारते हुए खुश हो जाता, क्योंकि उसे आखिरकार लेवल बढ़ाने का दूसरा तरीका मिल गया है। अब समय आ गया है दूसरे मेथड को चेक करने। सीन बदलता है, दरवाजे खुलते हैं और लाल रंग के खूबसूरत वस्त्रों में लिपटी एक रहस्यमयी औरत अंदर आती, चेहरा मास्क से ढका। दोनों बैठकर चाय पीते हैं और बातचीत शुरू होती। वह मुस्कुराकर कहती है कि उसे मॉन्स्टर हंट के बारे में पता चला है और फिर पूछती है कि क्या उसने उसे मैजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया। यह महिला है ऐसा हाउस सरमन की मैजिक डिवीजन की प्रमुख। नाइट कमांडर की तरह वह भी एक 7th रैंक मेज है, डरावनी क्षमताओं के साथ। उसकी शक्तियों और उसके निजी जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सिवाय परिवार के मुखिया के। वह चाय का कप रखती है और गंभीर होकर रयान को चेतावनी देती है कि गॉब्लिन हंट से उसका अहंग इन्फ्लेटेड न हो जाए, क्योंकि मैजिक पूरी तरह अलग दुनिया है।
वह बताती है कि उसने पहले कभी उसे ट्रेन नहीं किया क्योंकि उसके अनुसार रयान में कोई मैजिकल टैलेंट नहीं था। रयान हल्की मुस्कान देता है। उसे पहले से पता था क्योंकि श्राप ने उसे माना सेंस करने भी नहीं दिया था। उसे वील्ड करना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन कल सब बदल गया। वह आत्मविश्वास से जवाब देता है, अब मैं मना फील कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सा हक्की बक्की रह जाती है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा आश्चर्य दिखता है। वह चाय। सेना ने अपना कप एक तरफ रखा और हवा में एक फायर ड्रैगन की आकृति बना दी। उसने रायून को धीरे धीरे आंखें खोलने की अनुमति दी ताकि पता चले कि वह सच में माना देख सकता है या नहीं। वह कहती है कि अगर उसमें क्षमता है तो उसे हवा में बनाई गई उस आकृति को पहचान लेना चाहिए। रियूने ने जैसे ही आंखें खोली, उसने बिना एक पल घंवाए सही जवाब दिया। यह देखकर सेना बिल्कुल चुप रही। समझ ही नहीं पा रही थी कि एक ही रात में वह अचानक मैजिक को सेंस करना कैसे सीख गई। अगर वह उसकी ड्राइंग देख सकता है तो इसका मतलब है कि माना के बारे में उसका ज्ञान शायद सेना के बराबर या उससे भी ज्यादा है। सेना चिंता में इधर उधर टहलने लगी, सोचती रही कि यह छोटा लड़का इतनी तेज प्रगति कैसे कर रहा है। फिर रियू ने उससे कहता है कि मैजिक को देख पाना उसके किसी काम का नहीं है। वह माना को साफ साफ देख सकता है, लेकिन सरमन फैमिली की मैजिक टेक्निक्स उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए वह चाहता है कि सेना उसकी मदद करे और उसे उस दीवार को पार करने में मार्गदर्शन दे। सेना चकित रह जाती है कि वह उसी से मदद मांग रहा है, जबकि रियून अपने शरीर में मैजिक स्टोर तक नहीं कर सकता। अगर यह प्रक्रिया करनी है तो सेना को अपनी मैजिक फोर्सफुली उसके शरीर में भेजनी होगी। वह चेतावनी देती है कि इस दौरान वह कभी भी उसे मार सकती है, लेकिन रायू ने शांत होकर कहता है कि वह पहले ही इतना कमजोर है कि सेना चाहे तो उसे एक ही बार में खत्म कर सकती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। असल वजह यह थी कि सेना ही वह व्यक्ति है जिस पर वह अपनी पूरी जान तक भरोसा करता है। पिछली टाइमलाइन में सेना आखिरी पल तक उसके साथ रही थी, यहाँ तक कि अपनी मैजिक खत्म होने के बाद भी वह अपने शरीर से उसे बचाती रही। रायू ने फिर से उससे अनुरोध करता है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जिस पर मैं अपनी जिंदगी रख। कुछ देर बाद सेना ब्लू अर्थ मैजिक शुरू करती है, वह गुप्त टेक्निक जो सरमन परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। सेना को लगता है कि अभी रियूने के लिए यह बहुत जल्दी है, लेकिन हमारा लड़का अडोन में इसे कई बार इस्तेमाल कर चुका है। जब सब तैयार हो जाता है, सेना उसे कहती है कि पूरी ताकत से फोकस करो, क्योंकि अब वह दर्द की ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जहां से लौटना आसान नहीं। वह उसे चेतावनी देती है कि प्रोसेस शुरू होते ही चिल्लाने या रोने का कोई फायदा नहीं। टेक्निक को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने पूरे अस्तित्व से स्टॉप सोचो। जैसे ही वह इंटेंस पेन की बात करती है, रियून को सांस द्वारा झेली गई सारी पागल यातनाओं की यादें ताजा हो जाती हैं। उन सब के बाद अब इस दुनिया में कुछ भी उसे डराने के लायक नहीं बचा। वह शांत होकर सेना को याद दिलाता है कि वह उस पर पूरी तरह भरोसा करता है, इसलिए उसे पूरी ताकत से कोशिश करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनकर सेना आखिरकार अपनी मैजिक पावर सीधे उसके शरीर में डालना शुरू करती है और उसी पल आर्किन्स कर्स एक्टिवेट हो जाता है। माना उसके शरीर में जितनी तेजी से जाता है उतनी ही तेजी से बाहर भी निकलने लगता है। फिर भी रायू ने एक प्रो की तरह हर बिट को कंट्रोल करता है उस छोटे से पल में जब माना उसके अंदर टिक पाता है। कर्स मैजिक को शरीर से बाहर फटकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रायून उस एक्सप्लोडिंग एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके कर्स को चकमा देता है। यह उसका लूपहोल है। सेना की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा वह रायून में डाल रही है उसका एक भी हिस्सा बाहर लीक नहीं हो रहा। रायून लगातार आगे बढ़ता रहता है, भले ही हर नस ऐसे महसूस हो रही हो जैसे अभी फट जाएगी, लेकिन अडोन में जिए उसके नियर डेथ फाइट्स के बाद यह तकलीफ उसके लिए कुछ भी नहीं। उस नरक जैसे आयाम में वह इंसानों में सबसे मजबूत मैजिशियन बन गया था। टाइमलाइन बदल जाने के बाद भी उसके अनुभव का हर अंश अभी भी उसके अंदर गूंज रहा है। अचानक वह सारी कंसंट्रेट की हुई एनर्जी को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लेता है और सेना तुरंत माना का फ्लो रोक देती है। रियू ने जमीन पर गिर जाता है और तीव्र दर्द के कारण खुद को समेटकर लेट जाता है, लेकिन यह दर्द तो उसके लिए कुछ भी नहीं। सांस के डॉक्टरों ने उस पर रिसर्च के नाम पर जो टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो इससे लाख गुना बदतर थे। एक रात उसने देखा था कि एक काली चादर वाला नकाबपोश व्यक्ति बेसमेंट में घुसा और उन डॉक्टरों को वहीं काट गिराया। वह मास्क्ड आदमी खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद रायून को वहां से घसीटकर बाहर ले गया। जब रायून बाद में जागा, उसे पता चला कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अलेहंद्रो था। कमांडर ने माफी मांगी कि वह उसे पहले नहीं बचा सका, जबकि सफेद कोट वाले उन राक्षसों ने उसे इतना नुकसान पहुंचा दिया था। फिर भी 3 साल बाद अलेहंद्रो को देखकर रियूने का दिल खुशी से भर गया था, लेकिन उनकी मुलाकात ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि पार्टन परिवार के गार्ड अचानक आ गए और तीरों की बारिश करके अलेहंद्रो की पीठ छलनी कर दी। उस दर्दनाक दुःस्वप्न को फिर से याद करके रियू ने वर्तमान में आंखें खोल देता है
उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। मैजिक एक्सपेरिमेंट सफल होने की राहत तो है, लेकिन यह नाइटमेयर पूरे पल को खराब कर गया। इससे वह परेशान भी है। वह खुद को संभालता है और फैसला करता है कि अब उसे मिली यह नई शक्ति वह किसी भी हाल में इस्तेमाल करेगा, ताकि वैसी त्रासदी फिर कभी जीवन में न दोहराई जाए। चाहे वह अब ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन उसे पता है कि अपनी ग्रोथ को छुपा कर ही रखना होगा, कहीं पार्टन परिवार को पहले से भनक न लग जाए। उन्हें रोकने के लिए रियो ने चुपचाप एक नई योजना बनाता है, और उस योजना का पहला कदम यह है कि सरमन परिवार के दुश्मनों को समय से पहले ही तोड़ना हो। पार्टन लोगों को मौका मिले उससे बहुत पहले। कुछ देर बाद रायू ने अपना सर खुजाते हुए बोलता है कि वह मैजिक कल्टीवेशन प्रोसीजर में फेल हो गया है। ऐसे और अलेजांद्रो वहीं जम जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वह क्या बकवास कर रहा है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रायू ने फैसला करता है कि वह उन दोनों को पूरा सच नहीं बता सकता, चाहे उन्होंने उसके लिए कितना ही क्यों न किया हो। वह आम तौर पर उनसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन उसे पता है कि अपना असली सच बताने से हालात और खराब हो जाएंगे। अपने हाथ मोड़ते हुए वह कहता है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अपने शरीर में माना की एक भी बूंद महसूस नहीं हो रही। वह ऐसे से कहता है कि चाहे जितनी बार चेक कर ले, नतीजा वही रहेगा। ऐसे तुरंत आगे बढ़ती है और बिना हिचकिचाए उसकी कलाई पकड़कर मैजिक डिटेक्शन स्पेल एक्टिवेट करती है। माना उसकी हथेली से रियूने की हथेली में बहता है, और फिर वह हैरान होकर बोल उठती है कि ऐसा रिजल्ट असंभव है। रियू ने बस शांत सा बनकर खड़ा रहता है। ऐसे अपने हाथ पीछे खींच लेती है और गंभीर आवाज में बोलती है कि उसके शरीर में सचमुच माना का कोई निशान नहीं है। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि उसे पूरी तरह यकीन था कि कल उसके अंदर माना बह रहा था। दबी हुई निराशा और गुस्से में ऐसे अपनी आंखें पोंछती है और वहां से जाने लगती है। रायून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। अलेहांद्रो उसकी तरफ मुड़कर याद दिलाता है कि उसे अभी नाइट ट्रेनिंग भी करनी है। हमारा हीरो एक टेढ़ी सी मुस्कान देता है और बहाना बनाता है कि वह वो भी नहीं कर पाएगा। वह कहता है कि पिछली ट्रेनिंग के बाद उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, और कॉलिन इसे कंफर्म कर सकती है। उसकी ये एक बात सुनकर नाइट कमांडर अलेहांद्रो का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है।